नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। तो हम देख रहे हैं 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप अपना गवर्नेंस का टॉपिक पूरा कर रहे हैं, मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर तक वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो चलो फिर हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज्ड द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया था पावर का, तो उसकी वजह से मतलब कौन से मतलब कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुए, और कौन से भी कह सकते हो आप। इम्प्रूवमेंट हमें बताना है कि हमने क्या अचीव कर लिया डिसेंट्रलाइजेशन करके, फिर और भी क्या चैलेंजेस है। मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, हर चीज़ में होते हैं, तो इसमें भी चैलेंजेस हैं, तो वो भी देखने हमें, और एक बैलेंस वे का कंक्लूजन लिखना है। मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ। तो आप ना, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम जाएगा तो यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है, तो आप 1.5 की स्पीड से भी वीडियो देख सकते हैं। और चलो अब हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वही लिखा है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ट हो गई थी, और उसके बाद ही लोकल गवर्नमेंट को मतलब पावर मिल गई थी टू फंक्शन देयर लोकल इंस्टीट्यूट, मतलब पंचायत और ये सब। तो चलो अब हम देखते हैं अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हमने अचीव क्या किया जो हमने डेमोक्रेटिक का डिसेंट्रलाइजेशन करके, तो देखना है। फर्स्ट यहाँ पे लोकल बॉडीज इन ऑल स्टेट एज थर्ड टियर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। बताओ थर्ड टियर क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि फर्स्ट में तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, सेकंड में हमारा स्टेट गवर्नमेंट आता है, और लास्ट में थर्ड जो है हमारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। सेकंड है रेगुलर इलेक्शन इंक्रीज इफ़िशियंसी इन गवर्नमेंट वर्किंग्स। यस, अगर इलेक्शन आएंगे तो गवर्नमेंट अपना मतलब अगर नेक्स्ट इस टाइम पे इलेक्ट होके आए तो उनको नेक्स्ट टाइम में भी इलेक्ट होके आना ही होता है ना, मतलब नेक्स्ट टर्म के लिए, तो अपना काम अच्छे से करेगी ही। तो ये थर्ड है यहाँ पे, इंक्रीज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस। अब ग्रास रूट लेवल पे है तो लोगों का डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होना शुरू हो गया, उनको भी कुछ पावर्स मिलने लगी जो वो डिसीजन ले सकें। फोर्थ है मैंडेटरी डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब इनको किससे मतलब कौन सा, हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन ही इनको पैसे देता है ना, ये आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मैंने ये नोटबुक बनाई है अपने इसके लिए, वैसे ही आप नोटबुक बना सकते हो, ताकि आपके जो आंसर होते हैं इधर उधर घूमते ना फिरे दिखाई। क्योंकि मैंने पता है मैं लास्ट ईयर में क्वेश्चन जब लिखती थी तो क्या होता था, मैं पेजेस पे लिखती थी, तो वो पेजेस ना जैसे मैं फ़ैन चालू कर देती थी इधर उधर घूमने लग जाते थे। तो इसीलिए मैंने इस बार नोटबुक ही बनाई है प्रॉपर, उसको मतलब नोटबुक ही खरीद ली है मैंने। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो फिफ्थ है प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST एंड वुमेन एम्पावरिंग मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये तो बढ़िया है, ये सच में बढ़िया है। आप अगर देखोगे हमारा जो शेड्यूल 5th एंड 6th है, उसके अंदर भी हमने इनके लिए प्रोविज़न बनाई है SC एंड ST के लिए। सिक्स है हमारा पैसा एक्ट हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन शेड्यूल 5 एरियाज़। मतलब शेड्यूल जो हमारा 5 है उसके अंदर इनको ऑपरेशनलाइज किया जाता है। हाउएवर देयर आर आल्सो चैलेंजेस टू डिसेंट्रलाइजेशन। हालांकि
हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए चैलेंजेस है। तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना रही थी बट ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया, तो उम्मीद है कि आप समझ लेंगे इसको। और यहाँ पे मैंने चैलेंजेस लिखे हैं कि एडिक्वेट फाइनेंस, क्यों उनके लिए फाइनेंस भरपूर होता नहीं, क्योंकि उनको ना जो टैक्सेस लगाने होते हैं उसकी पावर बहुत कम है, मतलब लिमिटेड पावर है, इसीलिए उनको जो फाइनेंस होता है वो कम पड़ जाता है। सेकंड है इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, मतलब इसमें ना पंचायत, जो हमारा पंचायत राज मतलब पंचायत है ना, वो पंचायत समिति, मतलब पंचायत जो होता है वो लोकल विलेज लेवल पे होता है, पंचायत समिति होती है वो हमारे तालुका लेवल पे होती है, और जो हमारा जो थर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इसकी वजह से ना ये पंचायत एंड पंचायत समिति की जो पावर होती है वो ओवरलैप होने लग जाती है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आने लग जाते हैं। थर्ड है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनके साथ मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये भी एक चैलेंज है। और फोर्थ है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एट लोकल लेवल, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी और अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है, तो इसके लिए भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन बड़ा हुआ बट लिखना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने लिखा है 10 रिफॉर्म्स, मैं जस्ट पढ़ के बताऊंगी। 10 रिफॉर्म्स सच एज इन स्टेट लोकल बॉडीज एक्ट, नेसेसरी डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस टू लोकल बॉडीज इन लाइन विथ 11th and 12th schedule, and SDGs provision of financial powers and capacity building for local bodies so that can lead transparency and accountability in local bodies governance। तो मैंने ये यहाँ पे कंक्लूड किया है, तो आप देखना, आप इसको अगर शॉर्ट बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हो, बट हाँ पूरे डायमेंशंस कवर होने चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।